फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं बायोडाइवर्सिटी से, जिसे कहते हैं जैव विविधता। चलिए जानने की कोशिश करते हैं जैव विविधता क्या होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता। अब जानने की कोशिश करते हैं पारितंत्र क्या होता है। वह वातावरण जिसमें सजीव और निर्जीव, जैविक और अजैविक घटक होते हैं, साथ में एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पारितंत्र। अब देखते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको कहते हैं जैविक विविधता का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था E.A. नोर्स और R.E. मैकमेनस ने। कब किया था? ये किया था 1980 में। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये किया था वाल्टर जी रोजेन द्वारा 1905 में किया गया था। दोनों शब्द समानार्थी है, दोनों का अर्थ जीवों की विविधता से ही लिया जाता है। कौन कौन से दोनों शब्द? एक ये आपका पहला शब्द आपका ये वाला जैविक विविधता, जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और दूसरा जैव विविधता जिसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो दोनों जो शब्द हैं, दोनों का समान अर्थ लिया जाता है, जिसका अर्थ होता है जीवों की विविधता। अब देखते हैं जैव विविधता के स्तर जो है वो कितने हो सकते हैं। तो इसका पहला स्तर होता है आनुवांशिक विविधता, दूसरा होता है प्रजातीय विविधता, और तीसरा होता है सामुदायिक या पारितंत्र विविधता। तो सबसे पहले देखते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा? आनुवांशिक विविधता। जीनों की विविधता होती है जब आप आनुवांशिक विविधता देख सकते हैं। जैसे अब देखिए इस फोटो में आपको दिख रहा है सारे डॉग हैं, जितने भी है ये सब डॉग है, लेकिन सबकी जो है यहाँ पे जो है जीन्स अलग है, ठीक। सबके जीन्स अलग है। जैसे ये हस्की हो गया, ठीक, ये आपका जर्मन शेफर्ड हो गया, ये आपका लैब्रा हो गया। इस तरीके से देखो सब डॉग है, लेकिन सबकी जो जीन्स है ये अलग है। तो इस तरीके से जब आपको, जैसे हम मनुष्य हम क्या है? सब मनुष्य है, ठीक, हम सब मनुष्य है, लेकिन हमारे जो सबके जीन्स जो ये अलग है। तो ये किस तरीके का बायोडाइवर्सिटी है? ये आपका आनुवांशिक जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। चलिए अब दूसरा देखते हैं प्रजातीय विविधता। किसी पारितंत्र की माफ कीजिएगा, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, पेड़ पौधे जैसे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, शेर, मनुष्य, बरगद, नीम, बबूल इत्यादि। तो ये क्या है? यहाँ पे आपको प्रजातीय विविधता देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे क्या जो स्पीसीज़ है, ठीक, जो भी स्पीसीज़ है, कुत्ते की अपनी स्पीसीज़ होती है, बिल्ली की अपनी होती है, हाथी की अपनी होती है, शेर की अपनी होती है। तो सभी क्या है? सभी जो है यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज़ के लोग हैं, माफ़ कीजिएगा लोग नहीं, यहाँ पे सभी जीव जंतु हैं। तो इसीलिए इसको प्रजातीय विविधता कहा गया। क्या कहा गया? प्रजातीय विविधता, क्योंकि सबकी प्रजातियाँ अलग अलग देखने को मिलेगी। अब देखते हैं सामुदायिक या पारितंत्र विविधता। एक पारितंत्र के जीव जंतु व वनस्पतियाँ तथा दूसरे समुदाय के जीव जंतु व वनस्पतियों के बीच पाई जाने वाली विविधता। जैसे अब आप जाते हो समुद्र में, ठीक, आप जाते हो ओशन में, ठीक, जब आप ओशन में जाते हो तो आपको वहाँ पे मछली, इस तरीके की सब चीज़ देखने मिलेगी। और जब आप आते हो कॉन्टिनेंट में, जब आते हो भूमि वाले भाग पे, तो यहाँ की प्रजातियाँ आपको देखने को अलग मिलेगी। तो इस तरीके से क्या है, दोनों का जो पारितंत्र है, जो दोनों का इकोलॉजी सिस्टम है, ये अलग होगा। इस तरीके से जब एक साथ देखा जाए तो उसको सामुदायिक पारिस्थितिकी तंत्र विविधता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामुदायिक या पारितंत्र विविधता इसको कहा जाता है। अलग अलग पारितंत्रों के अलग अलग प्रकार की जैव विविधता क्यों होती है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। पर्यावरणीय दशाओं में अंतर के कारण अथवा जलवायु की विविधता के कारण ऐसा आपको देखने को मिलता है। जैव विविधता का मापन आप कैसे कर सकते हैं? चलिए इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। प्रजातियों की संख्या और उसकी समृद्धि के आंकलन से, जिससे जो हमारी प्रजाति है उसकी संख्या कितनी है, कितने नंबर है उसकी, और जो उसका है समृद्धि यानी वो कितनी बढ़ रही है, उसके आधार पर जैव विविधता के मापन के प्रकार। तो पहला प्रकार है अल्फा विविधता, दूसरा है बीटा, तीसरा है गामा। जैव विविधता के मापन का यह विभाजन किया था व्हिटेकर ने। किसने? व्हिटेकर ने। कब किया था? ये किया था 1972 में। अल्फा विविधता देखते हैं ये कैसी होती है। किसी पारितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। बीटा होता है आपका, इसके अंतर्गत एक पारितंत्र
अब देखते हैं दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है इसका एक क्षेत्र होता है, ये इसका पूरा क्षेत्र है, ठीक, जिसके अंतर्गत होगा। तो इसमें क्या, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है यहाँ पे जो मनुष्य है वो रह सकते हैं, ठीक, जो मानव है ये इनका सेटलमेंट रहता है। फिर उसके बाद जो दूसरा इसका भाग होता है, जो थोड़ा अंदर जाओगे तो यहाँ होता है ट्रांजिशन जोन। यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन सेटलमेंट अलाउ है, परंतु आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हो, केवल और केवल कृषि कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है इसका बफर जोन, एक आता है बफर जोन। यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म होता है, और साथ में जो है ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, सिर्फ ये हो सकता है। फिर आता है इसका कोर जोन, यहाँ पे क्या है, किसी प्रकार की मनुष्य द्वारा गतिविधियाँ नहीं हो सकती, किसी प्रकार के, पूर्ण रूप से ये प्रतिबंधित होता है। अब जानने की कोशिश करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं। तो दोस्तों एक नंदा देवी जो उत्तराखंड में, फिर है नोकरेक, ठीक, दूसरा आपका नोकरेक जो आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में, मानस है आपका, दिब्रू है, देहांग है, सुंदरबन है, गल्फ ऑफ मन्नार है, नीलगिरी है, ग्रेट निकोबार है, सिमलीपाल है, कंचनजंगा है, पंचमेरी है, और अगस्त्या मलाई है। और जो अभी एडिट हुई है ये हुई आपके जो न्यू है अमरकंटक है, कच्चे कोल्ड डिजर्ट है, और सैसा चलन, माफ़ कीजिएगा, सैसा दिख नहीं रहा है, सैसा चलम जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ है, आपको ये देखने को मिलेगा ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। और जो लास्ट है ये है पन्ना, कौन सा है, पन्ना, जो आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, ठीक। अब देखते हैं मन्नार की खाड़ी जो है सबसे बड़ा है, और ये दिब्रू सैखोवा जो है सबसे छोटा है। कौन सा, दिब्रू सैखोवा जो है सबसे छोटा है। अब देखते हैं नेशनल पार्क। भारत में वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान का सीमांकन किया जाएगा, ठीक। नेशनल पार्क क्या होता है जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क इज ए पीस ऑफ लैंड सेट असाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन एंड रिक्रिएशनल पर्पस। राष्ट्रीय पार्कों में निम्न क्रियाकलापों पर प्रतिबंध होता है। क्या क्या प्रतिबंध होता है, चलो जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, पशु पक्षियों का शिकार करना, पकड़ना या चुराने, मछली मारने का, जो भी इस तरीके का कार्य है आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा, किसी भी जंगली जानवर के प्राकृतिक आवास को नष्ट नहीं कर सकते। नंबर 3, राष्ट्रीय उद्यान में हथियार ले जाना पूर्ण रूप से वर्जित है। पशुपालन पर प्रतिबंध होता है। राष्ट्रीय पार्क की सीमाओं को बदला नहीं जा सकता। वन्य जीव अभयारण्य, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जाता है। किसी एक जंतु या पादप प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए ऐसा किया जाता है। मानवीय गतिविधियों एवं पर्यटन की अनुमति होती है। किसी क्षेत्र को नेशनल पार्क अथवा वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने से पहले राज्य सरकारों को अधिसूचना जारी करनी होती है तथा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अनुमति लेनी भी आवश्यक होती है। अब होता है दोस्तों, एक होता है चिड़ियाघर जिसको कहते हैं जू। इसके अंतर्गत जीव जंतु, पक्षियों एवं जीवों की दुर्लभ अथवा संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से दूर कर कृत्रिम आवास में रखा जाता है। चिड़ियाघरों की देखरेख का उत्तरदायित्व केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण पर होता है, जिसकी स्थापना भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था, ठीक। फिर दोस्तों एक होता है बोटेनिकल गार्डन। इसमें क्या होता है, इसमें आप करते हो जो भी आपके फूल पौधे होते हैं उनको आप लेके आते हो और एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जो उनको प्राकृतिक जैसा है और उनको रख लिया जाता है, ठीक। ये होता है सीड बैंक होता है या जीन बैंक होता है। इसमें क्या होता है, जो सीड होते हैं या उनके जीन होते हैं उनको इस तरह के बॉक्स में रख लिया जाता है और जिनका टेम्परेचर जो है बहुत लो होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो यहाँ पे इनको रख लिया जाता है, ठीक, इस तरीके से। अब जानने की कोशिश करते हैं जैव विविधता के हॉट स्पॉट। चलिए ये जो शब्द है जैव विविधता,
का जो ये हॉट स्पॉट ये किसने दिया था? जो हॉट स्पॉट शब्द है ये किसने दिया था? तो ये दिया था नॉर्मन मायर्स ने। कब दिया था? ये दिया था 1988 को। कब? 1988 को। जानने की कोशिश करते हैं हॉट स्पॉट क्या होता है। ऐसा स्थल जहाँ पर प्रचुर मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है किंतु साथ ही उस पर नष्ट या विलुप्त होने का खतरा भी बना रहता है, अर्थात सर्वाधिक जैव विविधता वाले संवेदनशील स्थल। किसी भी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने के क्या क्या मापदंड होते हैं जानने की कोशिश करते हैं। संवहनीय पौधों की 1500 से अधिक स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए। 70% से अधिक प्राथमिक वनस्पतियां वहाँ नष्ट हो चुकी हो। ठीक। भारतीय जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र। भारत में 2 जैव विविधता हॉट स्पॉट है। पहला है पूर्वी हिमालय, दूसरा है पश्चिमी हिमालय और तीसरा जो है इंडो बर्मा वाला है जिसमें भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र और असम आते हैं, और चौथा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट जो है इंडो बर्मा सीमा है, और भारत का सबसे छोटा हॉट स्पॉट जो है ये पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट है। भारत में विभिन्न संरक्षण परियोजनाएं टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर WWF इंटरनेशनल के सहयोग से इसको लाया गया था। 1 अप्रैल 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य है समुचित सुरक्षा और प्रबंधन के माध्यम से बाघों की संख्या में वृद्धि करना। टाइगर रिजर्व का गठन एक कोर या बफर रणनीति के आधार पर किया जाता है। ऐसे क्षेत्र जिन्हें राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य का वैधानिक दर्जा प्राप्त हो विशिष्ट टाइगर रिजर्व घोषित किए जा सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है ये है नागार्जुन सागर जो आंध्र प्रदेश में है। सबसे छोटा जो है यह पेंच जो महाराष्ट्र में। सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व ये है नामदफा जो अरुणाचल प्रदेश में। दक्षिणतम टाइगर रिजर्व ये है मुंडन थुराई जो तमिलनाडु में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। वर्ष 1973 में शुरू किए गए टाइगर प्रोजेक्ट का नेतृत्व कैलाश सांखला ने किया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जिसको कहते हैं NTCA सरिस्का टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में से आकस्मिक रूप से कम होते बाघों के मुद्दे पर वर्ष 2005 में 5 सदस्यीय टाइगर टास्क फोर्स गठित करके पर्यावरण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की संरचना इसका अध्यक्ष होगा जो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री होगा। इसके सदस्य जो एक राज्यसभा का, 2 लोकसभा का, एक कोई विशेषज्ञ होगा जो वन्यजीव संरक्षण या आदिवासी कल्याण से संबंधित हो, एक सचिव होगा। प्रोजेक्ट टाइगर के प्रभावी वनों के महानिरीक्षक के रूप में प्राधिकरण का स्वरूप जो है सांविधिक निकाय होगी। वन्य जीव अधिनियम 1972 जो 2006 में संशोधित कर दिया गया था। एम स्ट्राइप्स इसका फुल फॉर्म है एम स्ट्राइप मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेट्स। विश्लेषण, मानचित्र और निष्कर्ष अनुमान हेतु फील्ड प्रोटोकॉल तथा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है। विकास जो इसका WWF और जूलॉजिकल सोसाइटी लंदन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसका लक्ष्य जो है गश्त लगाना, नियमित अंतरालों पर मांसाहारी जीवों की प्रवृत्ति एवं दशा का मूल्यांकन करना, पर्यावरण परिवर्तन पर निगरानी रखना, मानवीय दबावों का मूल्यांकन करना। वैश्विक टाइगर फोरम वर्ष 1993 में वैश्विक स्तर पर बाघ संरक्षण हेतु दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में वैश्विक टाइगर फोरम जिसके कहते हैं GTF की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है सभी देशों के परस्पर सहयोग द्वारा बाघों की रक्षा एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना। वैश्विक टाइगर फोरम द्वारा टाइगर वॉच कार्यक्रम चलाया गया था। कौन सा? टाइगर वॉच कार्यक्रम चलाया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट इसकी शुरुआत 1991-92 में हाथियों के संरक्षण हेतु की गई थी जो केंद्र द्वारा चलाई गई थी। झारखंड के सिंहभूम जिले से प्रारंभ इस परियोजना के 3 उद्देश्य थे। पहला था जंगली हाथियों, उनके आवासों और गलियारों का संरक्षण करना। दूसरा था मनुष्य पशु टकराव के मुद्दों का समाधान करना। तीसरा था पालतू हाथियों के कल्याण हेतु काम करना।
एलिफेंट रिजर्व प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत अब तक 32 एलिफेंट रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं। सर्वाधिक एलिफेंट रिजर्व जो है असम में आपको देखने को मिलेंगे। हाथी गलियारा जिसको कहते हैं एलिफेंट कॉरिडोर, ऐसा संघर्ष है जो हाथियों के वृहद पर्यावास को जोड़ता है। हाथियों सहित सभी जानवरों के आवागमन के लिए पारगमन की तरह कार्य करता है। सर्वाधिक कॉरिडोर जो है मेघालय में आपको देखने को मिलेंगे। मानव हाथी के बढ़ते संघर्ष को कम करने के लिए ऐसे कॉरिडोर निर्मित किए जाते हैं। विरासत पशु हाथी, वर्ष 2010 में प्रोजेक्ट एलिफेंट पर टास्क फोर्स की अनुशंसा पर हाथी राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। हाथी मेरे साथी अभियान इसकी शुरुआत की गई थी मई 2011 में। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट फॉर इंडिया जिसको कहते हैं WTI द्वारा संयुक्त रूप से इसको जारी किया गया था। संरक्षण हेतु भारत के राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाया गया था। हाथियों की अवैध हत्या के लिए निगरानी कार्यक्रम जिसको कहते हैं माइक, क्या कहते हैं इसको, माइक कहते हैं, वर्ष 2003 में दक्षिण एशियाई देशों द्वारा इसे शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था अफ्रीकी एवं एशियाई हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी करना। भारत में असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं केरल राज्यों में माइक कार्यक्रम चलाए गए थे। गिद्ध संरक्षण परियोजना, वल्चर कन्वर्वेशन प्रोजेक्ट, कौन सा, वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं VCP, क्या कहते हैं VCP, वर्ष 2006 में हरियाणा वन विभाग एवं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने इसे शुरू किया था। किसने, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने इसको शुरू किया था। गिद्धों के आकस्मिक विलुप्तीकरण के कारण पशुओं को दी जाने वाली जो डाइक्लोफिनेक है, जो सामान्यतः पशुओं के दर्द निवारक के रूप में कार्य करती थी, तो इस दवा के जो क्या होता था, गिद्ध होता थे, गिद्ध की जो किडनी है वो सड़ जाती थी जिससे बेचारा गिद्ध मर जाता था। हंगुल परियोजना, कौन सी, हंगुल परियोजना। हंगुल परियोजना जो है यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का हिरन होता है। क्या होता है, यूरोपीय प्रजाति का रेंडियर हिरन होता है। यह अब कश्मीर स्थित दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान में भी देखा जाता है। किसमें, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान में भी देखा जाता है। इसे कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य का ये राजकीय पशु है। संकटग्रस्त प्राणी है। क्या ये संकटग्रस्त प्राणी है। वर्ष 1970 में IUCN तथा WWF के सहयोग से जम्मू कश्मीर सरकार ने हंगुल परियोजना का प्रारंभ किया था। लाल पांडा परियोजना भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्र में 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में कैट बियर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके संरक्षण के लिए वर्ष 1996 में विश्व वन्यजीव संरक्षण जिसको कहते हैं WWF के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क के द्वारा लाल पांडा परियोजना की शुरुआत की गई थी। IUCN के अंतर्गत संकटग्रस्त जीवों के रूप में सूचीबद्ध है। गैंडा परियोजना, प्रोजेक्ट राइनो, एक सींग वाले गैंडे केवल भारत में पाए जाते हैं। सींग का उपयोग औषधि निर्माण या उसके अवैध शिकार के लिए किया जाता था। एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए सरकार ने 1987 में गैंडा परियोजना प्रारंभ की थी। असम में स्थित मानस वन्यजीव अभयारण्य एवं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तथा पश्चिम बंगाल में स्थित जालदापारा, कौन सा, जालदापारा अभयारण्य गैंडों के प्रमुख शरण स्थलीय थे। कौन कौन से, असम में है मानस, असम में मानस वन्यजीव अभयारण्य, और जो काजीरंगा है दूसरा आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और पश्चिम बंगाल में जो है यह है जालदापारा
वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा? जालदापारा वन्यजीव अभयारण्य। गंगेय डॉल्फिन संरक्षण। कौन सा? गंगेय डॉल्फिन संरक्षण। गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में शामिल किया गया। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना की गई। गंगेय डॉल्फिन के लिए एशिया की एकमात्र सुरक्षित आवास है। क्या है? सुरक्षित आवास है ये। जैव विविधता अभिसमय कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये है क्या? जैव विविधता से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय ये संधि है। 1992 के रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में इस संधि की सहमति बनी थी। 22 मई 1992 में नैरोबी सम्मेलन में इसे स्वीकार किया गया था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संधि, पहली बार जैव विविधता के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया था। वर्तमान में 196 सदस्यों वाली यह संधि आर्थिक विकास के साथ पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको कहते हैं कोप, कोप जैव विविधता सम्मेलन की गवर्निंग बॉडी है। CBD का कोप सम्मेलन जैव विविधता पर सबसे महत्वपूर्ण द्विवार्षिक आयोजन है। इसका कार्य क्या है? समय समय पर बैठकों के माध्यम से जैव विविधता पर हुए समझौतों को लागू करना। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसकी बैठक होती है, इसलिए इसको द्विवर्षीय कहा जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में यहाँ पे हुआ था। भारत सहित 171 देशों ने जैव विविधता संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 29 दिसंबर 1993 को यह संधि प्रभावी हो गई थी। इसके प्रमुख जो प्रावधान थे वो इस प्रकार थे। पादपों एवं जीवों पर संबंधित देश का अधिकार होगा। यदि दूसरा देश उपभोग करता है तो उसे क्षतिपूर्ति देनी होगी। जैव प्रौद्योगिकी का न्यायपूर्ण शर्तों पर विकासशील देशों को हस्तांतरित किया जाएगा। लाभों में बराबरी की हिस्सेदारी भी होगी। कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कौन सा? कार्टाजेना प्रोटोकॉल 15 मई 2000 को कोलंबिया के कार्टाजेना में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। यह समझौता जेनेटिक तरीके से सुधार गए उत्पादों के व्यापार को नियमित करने के उद्देश्य से लाया गया था। नागोया कुआलालंपुर प्रोटोकॉल। कौन सा? नागोया कुआलालंपुर प्रोटोकॉल। ये कब आया था? यह आया था 15 अक्टूबर 2010 को। नागोया जो है ये जापान में है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी की 5वीं बैठक में अपनाया गया था। नागोया प्रोटोकॉल को कुआलालंपुर प्रोटोकॉल के साथ संबद्ध कर दिया गया था। इस संधि की सबसे बड़ी कमी यही थी कि आनुवंशिक संसाधनों का सबसे बड़ा प्रयोगकर्ता अमेरिका इस संधि पर सदस्य नहीं रहा। उसने इस पर हस्ताक्षर नहीं करे। भारत ने 2014 में इस संधि का अनुसमर्थन किया था। आईची लक्ष्य जैव विविधता संधि, जिसको कहते हैं CBD, एक नागोया सत्र में जैव विविधता के विषय में 20 लक्ष्यों का चयन किया गया था। इन्हीं लक्ष्यों को आईची लक्ष्य कहा जाता है। COP 11 हैदराबाद में हुआ था। कब? अक्टूबर 2012 में। इसका लक्ष्य विभिन्न स्तरों पर जैव विविधता को मुख्य धारा में शामिल करना था। इस सम्मेलन का सबसे बड़ा परिणाम इस बात पर सहमति की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2015 तक जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रवाह को दुगना किया जाए। विकासशील देशों के लिए अधिक वित्त की व्यवस्था की जाए। रामसर कन्वेंशन यह एक अंतर सरकारी संधि है। वेटलैंड्स और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढांचा उपलब्ध कराती है। 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न देशों ने ईरान के रामसर में दुनिया के वेटलैंड्स के संरक्षण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसीलिए इस दिन विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत ने रामसर कन्वेंशन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो थे प्रकाश जावड़ेकर द्वारा संरक्षित स्थलों के लिए
10 और वेटलैंड जोड़े गए थे। नंदूर मधवहेश्वर महाराष्ट्र के लिए पहली बार, केशवपुर मियाँ ब्यास संरक्षण रिजर्व और नंगल ये पंजाब के लिए, नवाबगंज पार्वती आगरा, समन समसपुर सांडी और सराय नवार ये उत्तर प्रदेश के लिए थे। अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत भारत में अब तक कुल 37 साइटें मान्यताएं, माफ़ कीजिएगा दोस्तों ये पुराना डाटा है, अब 37 नहीं अब शायद 49 हो गई, कितनी 49 हो चुकी है। अन्य रामसर स्थल जैसे राजस्थान, केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, गुजरात, तमिलनाडु और त्रिपुरा में है। जलवायु परिवर्तन, अब देखते हैं जलवायु परिवर्तन, क्या देखते हैं जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, क्या देखते हैं क्लाइमेट चेंज। अब देखते हैं क्लाइमेट चेंज कि क्या होता है। चलिए, जलवायु परिवर्तन औसत मौसमी दशाओं के पैटर्न में ऐतिहासिक रूप से बदलाव आने को कहते हैं। जलवायु की दशाओं में यह बदलाव प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव की क्रियाओं के द्वारा भी हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारक जो पहला है प्राकृतिक कारण, इसमें क्या होता है महाद्वीपीय विस्थापन हो जाए, ज्वालामुखी फट जाए, पृथ्वी का झुकाव हो जाए। दूसरा होता है मानव जनित कारक, मानवीय गतिविधियाँ क्या क्या है, जैसे शहरीकरण कर दिया, औद्योगिकरण कर लिया, वनों को काटे जा रहे हैं, रासायनिक कीटनाशकों एवं ग्रीन हाउस प्रभाव। दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव से पहले हम ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती है ये देखते हैं। तो दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसेज में काफ़ी सारी गैसेज आती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प। दोस्तों, होता क्या है, जो सूर्य की किरणें आती है, जो सूर्य की विकिरणें आती है, इन गैसों की वजह से जितनी मात्रा में उनको वापस जाना चाहिए वो जा नहीं पाती, जिससे क्या होता है पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण होता है वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। अब देखते हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितनी मात्रा में किससे होता है। सबसे पहले देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कोयले के इस्तेमाल से होता है 57%, जंगलों की कटाई, जैव ईंधन की कमी से होता है 17%, और मीथेन से होता है 14%, नाइट्रस ऑक्साइड से होता है 8%, और कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें अन्य आ जाते हैं ये होता है 3%, फ्लोरीनेटेटस से होता है आपका 1%। अब देखते हैं दोस्तों, द कंट्रीज एमिटिंग द मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा, यानी दोस्तों ये जो देखेंगे ये हम टन में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होता है कतर में, कितना 37.97, फिर कुवैत में 23.7, यूएई में होता है आपका 21.35, सऊदी अरब में होता है 18.43, कजाकिस्तान में होता है 17.57, ऑस्ट्रेलिया में होता है 16.88, यूनाइटेड स्टेट यूएसए में होता है 16.56, कनाडा में होता है 15.33, ओमान में होता है 13.93, और तुर्कमेनिस्तान में होता है आपका 13.63। अब देखते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कौन उत्सर्जित करता है, किसमें कौन ऐसा नेशन है जहाँ पे जो आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट है सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा है चाइना, दूसरे पे यूएसए, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे रूस, फिफ्थ पे जापान, सिक्स पे जर्मनी, 7 पे आपका ईरान, और 8 पे सऊदी अरब, 9 पे साउथ कोरिया, और 10वें नंबर पे कनाडा। मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्राकृतिक व मानवीय दोनों ही कारणों से उत्सर्जित होती है। सबसे अधिक उत्सर्जन ऊर्जा हेतु जीवाश्म इंजन को जलाने से होती है, जो हमने देखा था कोयले से। औद्योगिक क्रांति के पश्चात वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 30
प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। मीथेन, जैव पदार्थों का अपघटन मीथेन का एक बड़ा स्रोत है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक प्रभावी ग्रीन हाउस गैस है, परंतु वातावरण में इसकी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड से कम देखने को मिलती है। अब देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका प्रयोग मुख्यतः रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर आदि में किया जाता है। ओजोन परत पर इसका काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखते हैं दोस्तों, जो क्लाइमेट चेंज होता है उसका क्या इफेक्ट होता है। इससे क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर है ये ऊंचा हो जाता है, वर्षा के पैटर्न में बदलाव हो जाता है, समुद्र जल के स्तर में वृद्धि हो जाती है, वन्यजीव प्रजाति को नुकसान होता है, रोगों का प्रसार होता है, मलेरिया और डेंगू जैसी डिसीज़ का विस्तार होता है, जंगलों में आग बढ़ जाती है। अब देखते हैं मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972। ये कब हुआ था? 5 जून 1972 को हुआ था। कहाँ पे? स्वीडन के स्टॉकहोम में। इसकी प्रमुख बातें क्या कहती देखते हैं। स्टॉकहोम घोषणा स्वीकार की गई, जो कि पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास से संबंधित थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नामक एक पर्यावरण प्रबंधन निकाय की स्थापना की गई थी। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, जिसको कहते हैं IPCC, इसकी स्थापना की गई थी नवंबर 1988 में। विश्व मौसम विज्ञान तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये था वैश्विक ताप संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने हेतु सरकारी स्तर पर एक तंत्र उपलब्ध कराना। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसको कहते हैं UNECED, इसको कह सकते हैं पृथ्वी सम्मेलन, जो हुआ था 1992 में। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कहाँ पे? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। आधिकारिक नाम क्या है इसका? विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इस सम्मेलन में 3 सिस्टम कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई थी। जो पहला था आपका ये था जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, दूसरा था जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, तीसरा था मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। तो दोस्तों ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, ये आपसे बार बार पूछ लिए जाते हैं, इनको अच्छे से याद रखना। इस सम्मेलन में निम्नलिखित समझौते स्वीकार किए गए थे, जिसमें था एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना थी। पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा, ये थी सतत विकास से संबंधित दस्तावेज। वन सिद्धांत के लिए इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था वनीकरण से संबंधित विधिक रूप से गैर बाध्यकारी दस्तावेज है ये। अब देखते हैं दोस्तों, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र समझौता, जिसको कहते हैं UNFCC, कब हुआ था? 1992 में। जलवायु परिवर्तन पर यह पहला बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। इसका जो मुख्य लक्ष्य था ये था वैश्विक तापमान से निपटने के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना है। और ये प्रभावी कब हुआ था? ये हुआ था मार्च 1994 से। कानूनी रूप से यह गैर बाध्यकारी था। 1995 में इसका पहला सम्मेलन जो है ये हुआ था बर्लिन में। कहाँ पे हुआ था? बर्लिन में। बर्लिन कहाँ है? ये है आपके जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी पे है। मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, ये हुआ था आपका कब? 1992 में, जिसको शॉर्ट में कहते हैं UNCCD। ये हुआ था 1992 में रियो सम्मेलन की अनुशंसा पे, जिसे 1994 में पेरिस स्वीकृत कर लिया गया था। जो पेरिस में सम्मेलन हुआ था वहाँ पे स्वीकृत कर लिया गया था, क्योंकि कहा गया था कि हर 2 साल में सम्मेलन होगा, जिसे प्रभावी बनाया गया था 1996 में। कानूनी रूप से यह बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना है जो मरुस्थलीकरण से संबंधित है। इस कन्वेंशन में 197 देश शामिल थे। प्रत्येक 2 साल बाद सदस्य देशों का यह सम्मेलन होता था। मरुस्थलीकरण रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 14वां सम्मेलन, ये हुआ, इसको कहते थे COP14। क्या COP14 कहा जाने लगा? ये हुआ था सितंबर 2019 को। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार किया गया, जो कि
भीमू से निवेश करने और अवसरों को खोलने से संबंधित है। किससे? माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे गलत है, ये है भूमि, जो कि भूमि में निवेश, ये है भूमि में निवेश करने और अवसरों को खोलने से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल ये हुआ था 1997 में। इसको कहा गया कॉप 3। क्या कॉप 3 कहा गया? ये कब हुआ था? 16 जनवरी 2005 से प्रभावी इसको किया गया। UNFCCC से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता था। औद्योगिकृत देशों पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए दबाव डालना था इसका उद्देश्य। पहली प्रतिबद्धता थी 2008 से 2012 तक 6 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 1990 के स्तर तक 5.2% कटौती करनी है। द्वितीय प्रतिबद्धता थी जो 1 जनवरी से 2013 से 2020 तक थी। इसमें 6 ग्रीन हाउस गैसें थी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोकार्बन और था आपका परफ्लोरोकार्बन। कौन थी? परफ्लोरोकार्बन। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत सदस्य देशों का वर्गीकरण। अनेक्स फर्स्ट, जिसको कहते हैं परिशिष्ट देश जो है, ठीक, ये कौन कौन से हैं देखते हैं। इसमें क्या आता है? इसमें औद्योगिकृत यानी विकसित देश तथा संक्रमण काल से गुजरने वाली अर्थव्यवस्थाएं शामिल होती है। पूर्व केंद्रीय रूप से नियोजित रूस, जिसको कहते हैं नेशनल अडेप्टेशन फंड अल्प विकसित एवं विकासशील देशों की दीर्घकालिक वित्तीय सहायता की पूर्ति करने के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इसे स्थापित किया गया था।
2020 तक कितना करना था ये? 100 अरब डॉलर करना था। डरबन सम्मेलन 2011 UNFCCC का 17वां सम्मेलन था। इस सम्मेलन में हरित जलवायु कोष जिसको कहा गया कानकुन प्रस्ताव की वास्तविक स्थापना की गई थी। भारत एवं INDC भारत ने उत्सर्जन तीव्रता को 2030 तक GDP के 30 से 35% तक कम करने का वादा किया था और ये स्तर जो था 2005 के स्तर से था। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता 40% कम करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था। पेरिस सम्मेलन COP21 2020 के बाद के कार्यों के लिए पेरिस करार अपनाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल के विपरीत यह सभी देशों के लिए जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्य करने हेतु एक ढांचा प्रदान करता है। इसका लक्ष्य जो था वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को इस शताब्दी में पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और आगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि को सीमित करना था। मैड्रिड सम्मेलन ये हुआ था 2019 में। कब? 2019 में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? स्पेन की राजधानी में। इसका क्या लक्ष्य था? विश्व के वार्षिक जलवायु सम्मेलन COP15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन करना। कब हुआ था? 2 से 13 दिसंबर 2019 को। क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस का मुख्य उद्देश्य 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया था। पर्यावरण संरक्षण संगठन एवं समितियां, चलिए देखते हैं। UNC इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को। इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है यह संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर सरकारी एजेंसियों के लिए विश्व वन्य जीव कोष, जिसको कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसको WWF कहा जाता है, के कार्यों के साथ समन्वय स्थापित कर वैज्ञानिक रूप से संरक्षण तकनीक को बढ़ावा देता है। सन 1963 में यह संस्था विलुप्तप्राय, असुरक्षित तथा दुर्लभ जीवों तथा पादपों से संबंधित रेड डाटा बुक, जिसको कहते हैं रेड डाटा बुक, जारी करती थी। जिसमें होता है कि जो भी प्राणी, जीव या पादप
संकटग्रस्त है या विलुप्त होने की कगार है वो इसमें शामिल कर दिए जाते हैं रेड डाटा बुक में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिसको कहते हैं WMO, इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। इसका मुख्यालय है जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य था वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना। विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, इसका स्थापना जो है 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। IUCN का सहायक संगठन है कौन? WWF। इसका मुख्यालय ग्लैंड में, ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसका प्रतीक चिन्ह है विलुप्त जॉइंट पांडा। कौन है? विलुप्त जॉइंट पांडा। इसका कार्य है यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखरेख पर नजर रखता है तथा उसके रखरखाव संबंधी मापदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों तथा एजेंसियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कीनिया के नैरोबी में। इसका कार्य है यह एजेंसी पर्यावरण परीक्षण के लिए अंतर सरकारी उपायों के समन्वय के लिए उत्तरदायी होती है। ग्लोबल 50 पुरस्कार इस संस्था के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन अलाइनमेंट चेंजेस, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल, इसकी स्थापना जो है 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की गई थी। IPCC संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत वैज्ञानिक अंतर सरकारी निकाय है। IPCC जो रिपोर्ट सौंपती है वो UNFCCC को समर्पित करती है। UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आर्द्रभूमि अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड इंटरनेशनल, यह एक मात्र ऐसी गैर सरकारी और गैर लाभकारी संस्था है जो आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके पुनर्स्थापन का कार्य करती है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। आर्द्रभूमि अंतर्राष्ट्रीय संगठन रामसर संधि से संबंधित संगठनों में से एक है। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि क्षेत्र के संरक्षण हेतु यह एक अंतर सरकारी संधि है। वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में अंगीकृत एवं वर्ष 1975 में इसको लागू कर दिया गया था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। विश्व में 2300 से अधिक रामसर क्षेत्र है। प्रथम रामसर स्थल जो है ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप है। कौन है? कोबर्ग प्रायद्वीप है। REDD+ रेडिंग एम्बिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन, संयुक्त राष्ट्र मंच के अंतर्गत प्रारंभ। किसके अंतर्गत है? संयुक्त राष्ट्र मंच के अंतर्गत प्रारंभ। इसके अंतर्गत वनों की कटाई को रोकने, जंगलों के कार्बन स्टॉक का संरक्षण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के साथ जंगलों का सतत प्रबंधन करने की प्रक्रिया शामिल करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ इस नीति के तहत वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए विकासशील देशों को परिणाम आधारित प्रणाली के अंतर्गत मुआवजे का भी प्रावधान करता है। साइट्स, अब देखते हैं साइट्स क्या होता है। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। साइट्स एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, एक समझौता है। इसका उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि जंगल माफ़ कीजिएगा, साइट्स एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य है जंगली जानवरों एवं पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा न हो। कोई भी व्यापार न करे इन चीज़ का, जंगली जानवरों और पौधों का। वॉशिंगटन कन्वेंशन, क्योंकि इसका प्रथम कन्वेंशन मार्च 1973 को वॉशिंगटन में हुआ था। यह कन्वेंशन जुलाई 1975 से लागू हुआ था। बर्ड साइट्स में 1976 से शामिल हुआ है। प्रवासी जंगली प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन, जिसको कहते हैं
CMS कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वैश्विक स्तर पर प्रवासी वन्य जीवों और उनके आवासों को संरक्षित करने के उद्देश्य से UNEP के संरक्षण में 1979 में विभिन्न सरकारों के बीच जर्मनी के बोन में एक संधि हुई थी। सभी प्रकार के प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए यह एक वैश्विक मंच प्रदान करती है। वन्य जीव तस्करी के विरुद्ध संगठन जिसको कहते हैं CAWT वन्य जीव और उससे संबंधित उत्पादों की बढ़ती अवैध तस्करी पर लोगों और सरकारों का ध्यान आकर्षित करने के लिए 2005 में एक शैक्षिक गठबंधन की पहल की गई थी जो समान विचारधारा और उद्देश्य वाले सार्वजनिक निजी सहयोग पर आधारित था। ट्रैफिक वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क जो कहते हैं ट्रैफिक IUCN किसका IUCN और WWF का संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम है। साइट्स के प्रभावी होने के एक साल बाद 1976 में ही ट्रैफिक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज में है। वास्तव में वन्य जीवों का अवैध व्यापार उन्हें संकटग्रस्त सूची में पहुंचाने का एक प्रमुख कारण है। इसलिए साइट्स तथा ट्रैफिक एक दूसरे के सहायक साबित हुए। क्या सहायक साबित हुए? दोनों एक दूसरे के सहायक है, दोनों एक दूसरे के दोस्त है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल प्राकृतिक संरक्षण साझेदारों का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वैश्विक संगठन है। ये कब बना था? ये बना था 1922 को। पूर्ववर्ती नाम था इसका पक्षी संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति। 1933 में इसका नाम बदल दिया गया जो वर्तमान में है। ये 1933 से नाम देखने को मिलता है। ग्रीन पीस इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना। इसका मुख्यालय जो ये एम्स्टर्डम में, कहाँ पे? एम्स्टर्डम में जो है नीदरलैंड की कैपिटल। अनबरन जैविक प्रदूषक पर स्टॉकहोम सम्मेलन स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POP अनवरत जैविक प्रदूषक पर एक वैश्विक संधि है। मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को रसायन से बचाना है। 22 मई 2001 को हस्ताक्षरित 2004 से अस्तित्व में आई थी। इस पर जो साइन किए थे ये किए थे 2001 में और जो अस्तित्व में आई थी ये लागू हुई थी 2004 में हुई थी। भारत इस संधि को 2006 से लागू करता है। 152 देशों ने इस पर साइन किए थे और 182 जो है इसके पक्षकार थे, यानी 182 जो है पार्टीज थी। अब देखते हैं अनवरत जैविक प्रदूषक जिसको कहते हैं POP अनवरत जैविक प्रदूषक मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण के कारण यह बहुत स्थित प्रकृति में होते हैं तथा इनमें जैव संवर्धन का गुण पाया जाता है। पोप मानव निर्मित यौगिक है। ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते जैसे PCB। कुछ पेस्टिसाइड होते हैं और ये होते हैं आपके इंसेक्टिसाइड एवं हाइड्रोकार्बन उद्योगों में इस्तेमाल यौगिक है। अब देखते हैं ओजोन डिफ्लेशन। ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, जो वो इसमें छिद्र हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो देखते हैं पहले। ओजोन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कहाँ पे देखने को मिलती है, तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगी ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में। कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में देखने को मिलेगी आपको ओजोन लेयर। ठीक, चलिए अब देखते हैं। जो ओजोन छिद्र है ये अंटार्कटिका पे आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे? अंटार्कटिक पे देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं। आपको जब
70 में आपको फील था हल्का हल्का की है जी। 1971 में ऐसी था, 72 में थोड़ा बड़ा, ठीक। 2007 में ये आपको दिखने लगा है, 2009 में थोड़ा और बड़ा हुआ, 2011 में और 2013 में ये अब छोटा हो गया है, ठीक। तो जो ओजोन डिफ्लेक्शन है ये किस वजह से होता है, तो इसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक, HCFC है, HFC है और PFC है। चलिए आगे देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होती है। समताप मंडलीय ओजोन क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अणु क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बना होता है। इसका व्यापारिक जो नाम है फ्रेओन है, क्या है, फ्रेओन, इसका व्यापारिक नाम है फ्रेओन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सौरमंडल में मानव द्वारा मुक्त किए जाते हैं एवं रैंडम तरीके से विसरण द्वारा ऊपर की ओर बढ़ते हुए समताप मंडल में चले जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपको देखने को मिलेगा रेफ्रिजरेटर यानी हमारे फ्रिज से देखने को मिलेगा, ठीक, आपको फोम से देखने को मिलेगा, एयरसोर्स से मिलेगा और अदर से भी देखने को मिलेगा, ठीक। रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर में प्रशीतक जो होता है आपका कूलेंट जो होता है उसमें पाया जाता है। परनोदक जिसको कहते हैं प्रोपेलेंट के रूप में एरोसोल स्प्रे में होता है, किसमें, एरोसोल स्प्रे में होता है। फोमिंग एजेंट के रूप में प्लास्टिक निर्माण में होता है। मशीन तथा धात्विक वस्तु की सफाई करने वाले विलायक में होता है, जो इसको कहते हैं क्लीनिंग सोलवेंट, उसमें होता है। आग बुझाने वाले कारक के रूप में होता है। स्टरलाइजर एवं स्टाइरोफोम में होता है, किसमें, स्टरलाइजर में और स्टाइरोफोम में होता है। अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक ओजोन क्षरण होने का कारण क्या है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। इसमें 3 कारण, पहला है ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल यहाँ पे देखने को मिलते हैं, दूसरा है ध्रुवीय भंवर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तीसरा है सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव आपको। यूवीवी विकिरण अनुवांशिक पदार्थ डीएनए को प्रभावित करता है, जिससे जीन उत्परिवर्तन एवं अनुवांशिक दोष पैदा हो सकते हैं। त्वचा कैंसर में वृद्धि हो सकती है, मोतियाबिंद एवं अन्य नेत्र के दोष हो सकते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो सकता है, सनबर्न हो सकता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन परत हेतु जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन एवं उपभोग में कमी लाने हेतु तैयार किया गया था, ताकि उन पदार्थों की वातावरण में उपलब्धता कम हो एवं पृथ्वी की नाजुक ओजोन परत को सुरक्षित किया जा सके। मूल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था, जो 1 जनवरी 1989 से प्रभावी रूप से कार्य करने लगी थी। इस समझौते ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के मुख्य भूमिका निभाई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उत्सर्जन के आधार पर एक बाध्यकारी समझौता था। 1987 के तहत विकसित देशों को 2000 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग एवं उत्पादन पूरी तरह से प्रतिबंधित करने को कहा गया था, जिसमें कहा गया था मिथाइल क्लोरोफॉर्म 2005 तक बंद होनी जानी चाहिए, जिसमें विकसित देशों को 1994 तक अपने उपभोग एवं उत्पादन को 1986 के स्तर के 80% लाने तथा 2000 तक पूरी तरह से बंद करने का कहा गया था। विकासशील देशों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन एवं उपभोग 2010 तक बंद करने के लिए कहा गया था। किगाली समझौता, रवांडा के किगाली में अक्टूबर 2016 को, जिसको कहते हैं मोप 28 में 197 देशों ने हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन श्रेणी के ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया था।
इसमें वर्ष 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। किगाली समझौता 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें केवल ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार गैसें शामिल थी, में संशोधन कर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसों को भी शामिल कर दिया गया था। संशोधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2019 से सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी हो गया था। सभी साइनकर्ता देशों को HFC की कटौती की अलग अलग समय सीमा के साथ 3 समूहों में विभाजित किया गया था। पहला समूह कौन सा था, चलिए देखते हैं। इसमें अमेरिका और यूरोपीय संघ के देश शामिल थे। वे 2008 तक HFC के उत्सर्जन और खपत को स्थिर कर लेंगे तथा 2036 तक इसे 2012 के स्तर से लगभग 15% करेंगे। अब देखते हैं आगे, चलो अब दूसरा समूह देखते हैं। इसमें चीन, ब्राज़ील और संपूर्ण अफ्रीका के देश शामिल थे। वे 2024 तक HFC के उपयोग को स्थिर कर 2045 तक इसे 2021 के स्तर से 20% कम करेंगे। और जो तीसरा समूह था, इसमें भारत, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब आदि देश शामिल थे। वे 2028 तक HFC के उपयोग को स्थिर कर 2047 तक इसे 2025 के स्तर से 15% तक कम करेंगे। चलिए अब देखते हैं भारत एवं ओजोन परत संरक्षण। भारत ने ओजोन परत के संरक्षण हेतु 1991 में वियना कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर एवं सत्यापन किया तथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर ओजोन क्षयकारी पदार्थों के संबंध में 1992 में साइन किए थे। भारत ने कोपेनहेगन, मॉन्ट्रियल एवं बीजिंग संशोधन 2003 में इसे सत्यापित किया था। 1993 से भारत सरकार द्वारा ओजोन विघटनकारी पदार्थों को धीरे धीरे बाहर करने में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, इसी के साथ हमने क्या है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को कंप्लीट कर दिया है। जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते थे वो हमने सब कंप्लीट कर लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।